अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बजट स्पेशल। मैं हूं फैसल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे जो बजट की तैयारियां हैं, इससे रिलेटेड सुनने में ये आ रहा है कि कल अब बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत इसकी मंजूरी भी देगी, जो इसका ड्राफ्ट है। और फिर टैक्सेस कोई 5100 अरब की बात कर रहे हैं। IMF की शराइत ये हैं कि 5100 अरब रुपए रखा जाए हदफ। सरकार ये चाहती है कि 4800 अरब रुपए टैक्स होना चाहिए। FBR 4800 अरब रुपए के हदफ पे भी अपने हाथ खड़े कर रहा है। वो कह रहे हैं ये भी मुश्किल हो जाएगा। और उसकी जो बुनियादी उज़र बताया जा रहा है कि कोरोना के बायस जो कारोबारी एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान में वो बड़ी हद तक मुतासिर हुई हैं। इसके साथ साथ एक और कहानी ये भी है कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं, जो मेजर इम्पोर्ट ऑयल है, पिछले साल की निस्बत हम देख रहे हैं कि इस साल, और जब ये कोरोना की वबा नहीं आई थी तो पहले 9 महीनों में भी दरामद कम हुई थी। साथ ही साथ पाकिस्तान की जो बरामदात हैं, जो रज़ाक दाऊद साहब हैं, उनके मुताबिक उनमें इजाफा हुआ है, स्लाइटली थोड़ा सा इजाफा है। लेकिन जिस तनासुब से रुपए की बेकदरी हुई है, क्या पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा भी उस लिहाज से कुछ हौसला अफजा है? इससे मुतालिक आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। IMF की शराइत अपनी जगह है। IMF ये भी कह रहा है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं या दीगर जो इंसेंटिव्स सरकार की जानिब से जो सब्सिडी दी जाती है आवाम के लिए, सोसाइटी के लिए, उसमें भी उनको भी फ्रीज़ किया जाए, मज़ीद सब्सिडी ना दी जाए। कुछ टैक्सेस की बात भी हो रही है। पहले ये बात की जा रही थी कि ये बजट टैक्स फ्री हो सकता है, लेकिन अब इससे मुतालिक किसी किस्म की यहाँ कोई सदाकत नज़र नहीं आती है। जो दीगर एसोसिएशन से इदारे हैं, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने भी सजेशंस दी हैं कि विद होल्डिंग टैक्स के निज़ाम को बड़ा सादा कर दिया जाए, जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं उन पर भी नज़रसानी की जाए। इससे मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आसन साहब, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ ही साथ बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साबिक प्रेसिडेंट हैं FPCCI के ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया। ज़ुबैर साहब आपका भी शुक्रिया। और मुज़म्मिल असलम साहब माहिर मईशत हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। मुज़म्मिल साहब आपका भी शुक्रिया। आबिद साहब पहले आपकी तरफ आते हैं। ये जो सारे इस वक्त मामलात चल रहे हैं, एक तो ये बता दें जो 5100 अरब रुपए है वो कितना पॉसिबल है, ज़मीनी हक़ाइक़ के करीब है ये टारगेट? और अगर 4800 अरब भी रख दिया जाए, जब हम इस साल कोई 3800 अरब के करीब कलेक्ट कर रहे हैं और फिर ये मामलात इसी तरह आगे बढ़ भी रहे हैं, तो ये हदफ क्या हकीकत के करीब होगा? मेरा नहीं ख्याल। देखें, जैसे अभी बात हो रही थी कि इस साल मतलब जो कमिंग ईयर है, मोस्ट लाइकली इकोनॉमी आपकी नेगेटिव में होगी। इसका क्या मतलब नेगेटिव में? नेगेटिव का मतलब है कि जो भी बिजनेस है, चाहे वो छाबड़ी वाला है, चाहे वो नेस्ले पाकिस्तान, चाहे वो बड़े से बड़ा मतलब बैंक है, इनके सबके रेवेन्यूज कम होंगे, इनके सबकी प्रॉफिट्स कम होंगे। इस वजह से उनके टैक्सेस कलेक्ट भी जो है आप कम करेंगे, आपकी इंपोर्ट्स कम होंगी। सो ये जो है IMF के प्रेशर में आके ये टारगेट एग्री करना, मैं समझता हूँ कि ये वाइज चीज नहीं है। इट्स नॉट दी। बेसिकली देखना ये है कि देखें, इस वक्त बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमारा पब्लिक डेट टू GDP ऑलमोस्ट 96% पे पहुंच जाएगा, क्लोज टू 100 ही समझ लें, और वो बहुत हाई है। अच्छा, अब हमने उसको नीचे करना है, देखें ना, क्योंकि दो चीजें नीचे करने का पब्लिक डेट, क्योंकि हमारा ज्यादा पब्लिक डेट डोमेस्टिक है, फॉरेन तो कम है। तो या तो ये कि हम सब पे डिफॉल्ट कर जाएं तो हमारा पब्लिक डेट जीरो हो जाएगा। बहुत से मुल्कों ने किया था, जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो पब्लिक डेट डिफॉल्ट कर गए मुल्क अपने, तो वो रास्ता तो हम नहीं कर सकते। अब हमने देखना यह है कि पब्लिक इन दी नियर फ्यूचर, मतलब अगले 1-2-4-5 अगर डिफॉल्ट कर जाएं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, असरात क्या होते हैं? अगर आप अपने सिटीजन्स पे डिफॉल्ट करें तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, वो सड़कों पे आ जाएंगे, और तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है ना। अच्छा, मतलब एक आप कह लें कि एक एपिसोड चलेगी, लोग एहतजाज करेंगे। देखें ना, पब्लिक डेट आपका जो डोमेस्टिक पब्लिक डेट है 70-80% तो बैंकों ने लिया हुआ है। डिफॉल्ट कर जाएंगे तो मैं ये नहीं आर्ग्यू कर रहा, मैं ये सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि हमें ये सब चीजें एक कॉन्टेक्स्ट में देखनी चाहिए कि हमारा डेट बहुत ऊंचा है, इसलिए उसको हमने किसी तरह कम करना है। ये नहीं कि अगले साल कम होगा, ओवर टाइम कम करना है। और वो किस तरह कम होगा? हम ये तो टैक्स तो बढ़ा नहीं सकते इस साल, क्योंकि सारी इकोनॉमी जो है मतलब वर्चुअली नेगेटिव में जा रही है। तो द ओनली वे वी कैन डू इट इज एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करें। इस साल हमारी सारी कोशिश
पार्लियामेंट की, प्रेसिडेंट ये की। जो आबिद साहब शॉर्टली बताइएगा, एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने से मुराद जो आईएमएफ कह रहा है कि आप तनख्वाहें भी ना बढ़ाएं, जो सब्सिडीज ऑलरेडी दे रखी हैं उनको या वहीं स्क्वीज कर दें, फ्रीज कर दें या मजीद न दें, क्या मुराद क्या है इससे? मेरा मुराद ये है, आप किसी भी गवर्नमेंट के दफ्तर में आप तो जाते होंगे, जुबैर साहब भी जाते होंगे, मतलब वेस्ट कहाँ पे है? सबसे बड़ा वेस्ट है कि बंदे रखे हुए हैं और काम वो कोई नहीं कर रहे, ठीक है ना? तो टैक्स आप इकट्ठा करें उनकी सैलरी देने को। अच्छा चले, मैं कहता हूँ कि यार आप ना उनको फायर करें। आपके 3 मिलियन लोग आपकी एम्प्लॉयमेंट पे हैं, फेडरल और प्रोविंशियल, आप नहीं फायर करना चाहिए, ना करें, घर भेज दें उनको, कहें कि जी हम आपको घर बैठे तनख्वाह देंगे, ताकि उनके जो उन्होंने आपने उनको गाड़ियां दी हुई हैं, उनकी बिजली के खर्चे हैं, दफ्तर है, वहां कम करें। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि बहुत एरियाज हैं जहां पब्लिक एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर ह्यूज वेस्ट। ठीक है, नंबर ठीक है जी, ठीक है। नंबर 2, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में जाएं, 2-2000 उनके एडीपी प्रोजेक्ट्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट का पीएसडीबी में देखिए 1200-1500 प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब जो दिल चाहे एक प्रोजेक्ट शुरू कर देता है। सो यू हैव टू गो लाइन बाय लाइन और टेक मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक सर्जिकल सीजर से आप इन चीजें काटें। आबिद साहब जो आप लाइन बाय लाइन की बात कर रहे हैं, इस पे मजीद बात करेंगे। जरा जुबैर तुफैल साहब की तरफ आते हैं। जुबैर साहब, ये जो माली साल जारी है, इसमें हमने देखा, इसको आईएमएफ बजट कहा जाता रहा, जो फिस्कल ईयर 20 का बजट था, और जो आईएमएफ की शराइत थी, अगर देखा जाए मईशत के एतबार से आईएमएफ की जो बातें हैं वो पाकिस्तान के फेवर में ही हैं, उन पे पाकिस्तान अगर अमल कर ले। लेकिन जो आईएमएफ की शराइत के बायस अवाम पे प्रेशर मुतासर हुआ, और महंगाई हमने ये भी देखा कि रिकॉर्ड 10 साल के बाद एक आध महीने में 14-15% जो सरकारी आदाद शुमार थे वहाँ तक भी पहुँची। अब तो कोरोना की वबा भी है। अब की बार ऐसा क्या होना चाहिए कि वो पहले वाला हाल अवाम का भी ना हो और ये निज़ाम भी कुछ बेहतर हो जाए? जुबैर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, पिछले साल जब बजट पेश किया गया तो उसके अंदर उनको गाइडलाइंस जो थी आईएमएफ से ही मिली थी। जब उन्होंने कहा कि जी वो बजट में सन 2019-20 का जो बजट है उसमें उन्होंने एक टारगेट किया था कि 5500 बिलियन रुपीस जमा करेंगे, लेकिन वो फिर इवन कोरोना पेंडेमिक से पहले ही जो है 9 महीने के जो टारगेट्स थे वो भी पूरे नहीं हुए थे। उसके बाद फाइनल क्वार्टर में जो है ये कोरोना वायरस के इश्यूज़ आ गए और आपकी इकोनॉमी सारी स्लो डाउन हो गई, और अब जो नज़र आ रहा है वो पिछले साल जो जमा किए थे वो भी नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि अराउंड 3800 बिलियन या 3900 बिलियन तक के टैक्स जमा कर पाएंगे इस साल के अंदर। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने तो यही एक रीज़न देना है कि जी ये पेंडेमिक के इशू की वजह से हमारा 4th क्वार्टर का जो था टारगेट वो बिल्कुल मीट नहीं हुआ। चलिए 4th क्वार्टर तो मान लेते हैं, लेकिन जो पहले के 9 मंथ्स थे तो उसके भी टारगेट्स मीट नहीं हुए थे। उसके बाद इस सूरत हाल में अब गवर्नमेंट जो है वो 2021 का जो बजट पेश करने जा रही है, जिसके लिए कि आईएमएफ से गाइडलाइन गालिबन 5100 बिलियन की है और गवर्नमेंट 4800 कह रही है। ये 4800 भी नहीं जमा होने। अगर ये 4500 भी जमा कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी आपको नहीं पता कि जो नेक्स्ट ईयर शुरू हो रहा है इसका फर्स्ट क्वार्टर जुलाई सितंबर जो है ये भी बहुत वीक रहेगा। जी बिल्कुल। अभी हम जो करंट सिचुएशन है उससे बाहर नहीं निकले तो आप जुलाई सितंबर को भी जो है ये समझिए कि जो भी एस्टिमेटेड टारगेट्स फॉर द होल ईयर होंगे और उसको एक क्वार्टर पे जब आप डिवाइड करेंगे ना तो वो भी नहीं होगा, उसमें भी कोई 30% कमी आएगी। तो लिहाजा अब दूसरा ये कि हुकूमत क्या करे। हुकूमत मौजूदा सूरत हाल में नया टैक्स लगा नहीं सकती, इसलिए कि लोगों के पास सकत नहीं है, दे डोंट हैव एबिलिटी टू पे। आप उसे कहाँ से टैक्स लगाएंगे, क्या करेंगे, वो कैसे सरवाइव करेगा? पहले ही आखिरी 3 महीने। अच्छा, इस पे जरा जुबैर साहब ये लोगों से मुराद क्या आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, कारोबारी लोग हैं, अमीर लोग हैं या फिर आम लोग हैं? आम लोग तो इनडायरेक्ट टैक्स की मद में दे रहे हैं। नहीं, आम लोग देखिए, आम लोग जो है ना, आम लोगों पे कोई बोझ नहीं डालना चाहिए। बिजनेसमैन के ऊपर तो जो ड्यू टैक्स बनता है उसको रियायत ना दी जाए। बिजनेसमैन का जो टैक्स आज टैक्स रेट है उसको एज इट इज़ रखना चाहिए, उसमें कमी ना की जाए। लेकिन अगर इंडस्ट्री को कोई गवर्नमेंट कोई रियायत दे सकती है तो और बात है, लेकिन आम बिजनेसेस के लिए मैं नहीं कहूँगा कि वो गवर्नमेंट किसी को भी रियायत दे। जो भी करंट टैक्सेस है आखिर कहीं से तो टैक्स आना है, किसी ने तो टैक्स देना है।
कॉमन मैन, सैलरीड मैन के ऊपर मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी दबाव डले। कोई भी सैलरीड मैन जो है उसके ऊपर दबाव नहीं, ख़ास तौर पे जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जो लोग 50,000 रुपये से कम कमाते हैं महीने का, उनके ऊपर टैक्स का बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है जुबैर साहब, इस पे जरा बात करेंगे। एक सेकंड जी, एक सेकंड। ये है, हुकूमत ये काम कर सकती है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आटा है और उसके अलावा ये चीनी है, ये एक ऐसी महंगाई है जो लोगों ने कार्टलाइजेशन के ज़रिए महंगा किया है। 40 रुपये किलो की चीनी 80-85 रुपये बिक रही है। अगर हुकूमत थोड़े से सख्त इकदाम करे ना, तो आप देखिएगा कि चीनी की कीमत आज जो 80 रुपये है, ये 60-65 रुपये पे आ जाएगी। और यही काम जो है आटे का भी है। जी ठीक है, सिर्फ हुकूमत की विल चाहिए, थोड़ी सी सख्ती करें। ठीक है, हुकूमत की विल पे भी बात करते हैं। मुजम्मिल साहब, खासी देर से आप होल्ड पे हैं। अभी हम टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे थे, मेरे पास ये फिगर्स मेरे सामने पड़े हैं। माली साल अगर हम 2016 की बात करें तो हमने जो टैक्स कलेक्ट किया, पाकिस्तान ने जो टैक्स कलेक्ट किया वो 3.1 ट्रिलियन था। 17 में 3.3 था, 18 में 3.8 ट्रिलियन था, 19 में भी 3.8 था, लेकिन कम था 18 की निस्बत। अब 20 में भी हम राउंड अबाउट 3.8 पे हैं। अब ये मसला क्या है? क्या हमारे हदफ बड़े गैर यकीनी होते हैं, गैर हकीकी होते हैं, या दूसरा जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उन पे मिनवन अमल नहीं किया जाता, या जो टैक्स कलेक्ट करने वाले इदारे हैं वो बड़ी हद तक आवाम को ये इदराक ही नहीं करवा सके कि टैक्स देना आपकी ज़िम्मेदारी है और ये टैक्स ही है जो आपकी बेहतरी के लिए काम आ सकते हैं? मुज़म्मिल साहब, देखिए बात यह है कि हम लोग जो है ये नंबरों की हद तक रहते हैं, और जैसे आपने बताया 3.1 ट्रिलियन से 3.8 ट्रिलियन का सफ़र, तो ये जो हमने सफ़र तय किया था 3.8 ट्रिलियन का, वो किस तरह किया था, वो कभी हमने उस पर तवज्जो नहीं दी, और वो जो है तवज्जो उस पर बहुत देने की ज़रूरत है। देखें जी, 3.1 से जब 3.8 ट्रिलियन हमारा जो टैक्स कलेक्शन हुआ था, उसमें आपका इम्पोर्ट बेस कलेक्शन बहुत बड़ा था। आपका जो है 40 अरब डॉलर से सालाना इंपोर्ट जंप कर गई थी 60 अरब डॉलर पे, और वो 60 अरब डॉलर पे इंपोर्ट जंप करके आपने टैक्स कलेक्शन तो यहाँ रुपए में बढ़ा लिया था, लेकिन आपने अपने सारे फॉरेन खजाने जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है उड़ा दिए थे, और उसकी वजह से जो है आज आप देख लें कि आपका जो है शरह सूद भी बढ़ना पड़ गया था, एक्सचेंज रेट का ही मसला, आप एक डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन में थे। तो जब ये हुकूमत आई, या ये इस हुकूमत को भी हम नाम नहीं लेते, फिर लोग कहते हैं कि जी वो आप फेवर की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में जो हाई इंपोर्ट करने की लग्जरी थी वो इस मुल्क के पास ख़त्म हो गई है। हमारे पास सकत नहीं है कि हम 60 अरब डॉलर या हर साल जो एक 5-6% से ग्रोथ होती है उसके हिसाब से उसकी शरह से हम अपनी इंपोर्ट की शरह को बढ़ाएं। ये एक बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से आपका टैक्स कलेक्शन गिरा। दूसरी बात, ये तो बात आ गई पिछले साल पे। इस साल अगर आप 9 माह की प्रोग्रेस देखते हैं, कोविड से पहले तक की 9 माह नहीं 8 महीने, फरवरी की एंड तक, आपका जो टैक्स कलेक्शन था वो 17% से बढ़ रहा था। कितने फीसद से? 17% से। अगर आप एज्यूम करें कि अगर आपका मुल्क में जो है कोरोना नहीं आता और आप उसी रन रेट से चलते हैं, तो आपका इस साल का टैक्स कलेक्शन जो जुबैर तुफैल साहब कह रहे हैं कि 4,500 अरब भी नहीं होता, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि 4,500 आप टाप जाते हैं। ठीक है जी, ये 3 महीने आपके जो है इसने जो है दुनिया तब्दील कर दी। मुजम्मिल साहब, ये बात फिर मान ली जाए जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कोरोना के बायस ये सब हुआ है, हमारा हदफ हम उसको मीट नहीं कर सके, तो ये फिर आपके मुताबिक जो दलील आप दे रहे हैं, हदफ तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ ठीक है? नहीं, वो तो 3 बार रिविजिट हुआ, वो तो 3 बार रिविजिट हो गया। अब तो 4980 अरब पे आ गए, तो 1000 अरब कम ही हुआ ना। जी 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 हाँ, तो वो उसकी एक वजह, उसकी बुनियादी वजह है कि आप बता देना कि कितने लोग घर से निकले, ये किसका कारोबार खुला हुआ था इस कोरोना में। तो जब काम ही नहीं था तो टैक्स, कोरोना ने एक वजह तो बनी। 4,500 अरब पे हम जा रहे थे इस साल, और मुझे इतना भी पता है कि जब हुकूमत ने फरवरी में IMF को, जब कोरोना नहीं आया था सेकंड रिव्यू, तो उस वक्त IMF को हमने लिख के दिया था कि हम 4,800 अरब इस साल कर लेंगे। तो एक ये बहुत बड़ी बुनियादी चेंज है। तो 2 चीजें हमें पस मंजर पे रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में माजी में टैक्स किस तरह जमा होता रहा है।
आया वो कारोबार दे रहे थे या वो इंपोर्ट बिल ड्रिवन थी, कंजम्पशन बढ़ा दी गई, इंतखाबात आ रहे थे तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ऑरेंज लाइन, सी पैक, ये वो सारी चीजें हो गई, वो उसके पीछे। तो हमें असल में अपना टैक्स का पेनिट्रेशन बढ़ाना है, जिससे टैक्स लेना है वो बढ़ाना है। अच्छा, उसमें अगर आप एक और चीज देखें, ये पिछले जो 9 माह 8 माह की बात कर रहा हूं मैं आपको, इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो डोमेस्टिक टैक्स हुकूमत का बढ़ गया था और वो 16% से बढ़ गया, इंपोर्ट का टैक्स गिर गया था। तो इसका मतलब यहाँ पे हुकूमत जी बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुजम्मिल साहब। एक ब्रेक लेते हैं, एक पॉइंट और बोलूंगा, एक सेकंड लूंगा जी। इसकी बुनियादी नुकता ये है कि आपके 16 लाख टैक्स पेयर से 26 लाख टैक्स पेयर हो गए जी। बस ठीक है। अच्छा ठीक है मुजम्मिल साहब, जो बात आप कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की हुकूमत ने रवा माली से शुरू के 8-9 महीने टैक्स कलेक्ट किया, ये डोमेस्टिक टैक्स था और इंपोर्ट बेस नहीं, कम था, नहीं तो नहीं कह सकते लेकिन कम था। ब्रेक के बाद इसी पे बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आबिद हसन साहब आपकी तरफ आते हैं। मुजम्मिल असलम साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि पहले जो 9 महीने थे वो बड़े हौसला अफजा थे, लेकिन हमारे पास जो आदादोशुमार हैं उसके मुताबिक टैक्स टू GDP तो पहले 9 महीनों में भी 8.2% ही था। ख्वाब ये देखा गया था 2010 में जब NFC अनाउंस हुआ कि हम टैक्स टू GDP 20% कर देंगे, केक के साइज़ बढ़ा देंगे और फिर ये NFC के फार्मूले पे भी अमल कर लिया जाएगा। लेकिन अब बुनियादी मसला ये है कि बहुत से मामलात होते हैं कागज़ों की हद तक रहते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि PTI की जब हुकूमत आई तो इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा, इसकी भी बड़ी बात हुई थी। अब ये सारे एक खिलारा है। आप नहीं समझते कि ये कोरोना है और इसकी वजह से हम बड़ी हद तक मुतासिर भी हुए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान एक डिफाइनिंग मोमेंट पे है, हमें तय कर लेना होगा कि हमने चलना कैसे। जी ज़रा मैं एक दो देखिए, जो हमारा टैक्स का निज़ाम है वो हमारा 40% टैक्स कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स, जिसमें विदहोल्डिंग भी आ जाता है। डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, इंडिविजुअल इनकम टैक्स है, 40% GST है, ये हो गया 80, 15% कस्टम ड्यूटी है और को 5% एक्साइज ड्यूटी रफली, और यही एक प्रोपोर्शन चला आ रहा है। और ऑब्वियसली जो इनडायरेक्ट है मसलन GST, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि ओवर टाइम GST कम होता जाए और डायरेक्ट टैक्स ज्यादा। तो एक मैं वैसे एक बात देखिए, बात ये है डिफाइनिंग मोमेंट इस तरह होता है। मैं सिंपल एक बात लेता हूँ, छोटी चीजें हैं बट दे डिफाइन। अभी इन्होंने पेट्रोलियम की जो है पूरा पास ऑन नहीं किया, कुछ कर दिया, कुछ सब्सिडी दे दी। देखिए बात ये है कि मैं अपनी मिसाल लेता हूँ या मेरे इतने दोस्त हैं, मुझे तो नहीं जरूरत ना कि मुझे पेट्रोलियम पे सब्सिडी मिले, या मुझे जरूरत है कि मुझे शुगर पे सब्सिडी मिले या मुझे व्हीट पे सब्सिडी मिले। ये होती है चीजें जो आप एज अ स्टेट आप, अब ये चीजें ऑब्वियसली पेट्रोलियम तो आसान है, आप ये कर सकते हैं कि जी ठीक है ट्रैक्टर को दे दी, वहां भी ट्रैक्टर को आपको पता है ज्यादा सब्सिडी बड़े फार्मर को जाती है, छोटे फार्मर का ट्रैक्टर नहीं होता। तो डिफाइनिंग इस तरह है कि आपने जो सब्सिडी का सिस्टम है, कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरे जैसे लोग या जो मिडिल इनकम एंड अबव हैं उनको तो ये सब्सिडी मिलनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। दैट्स वन इशू। अब इसमें आपको एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा ताकि लोग जो हैं आपकी पॉलिटिकल ऑपोजिशन हो ये ना कहे। आबिद साहब वीडियो रिस्पेक्ट कता कलामी की माफ़ी, आप ये नहीं समझते वो जो इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड करने की हम बात कर रहे थे, ये तो दूसरा स्टेप था। पहला स्टेप ये कोरोना के बायस कुछ हमें याद आ गया कि हम बंदे डॉक्यूमेंटेड करें, हम इस सोसाइटी की क्लास को डॉक्यूमेंटेड करें, कितनी क्लासेस हैं हमारे पास, वो तो डाटा मुश्किल, अभी जब ये कोरोना आया तो बड़ी मुश्किल से डाटा इकट्ठा हुआ और वो SMS चलाएंगे। नहीं, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए बात ये है, जो चीज आपसे 70 साल में नहीं हुई, डोंट एक्सपेक्ट 1 साल में होगी, अगर 30 साल में हो जाए तो बड़ी है। जो एक टर्म है अंग्रेजी की लो हैंगिंग फ्रूट, वो कौन सी चीजें हैं जो अगर आप करें तो आपका टैक्स बढ़ सकता है वाइल आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने अपने आप को सेटअप कर लिया कि 1 साल में डॉक्यूमेंट करूंगा, तो वो एक अनअचीवेबल टारगेट है। ऑल आई एम सेइंग इसके देखें अगले साल जो बजट है, ये कुछ चीजें आपको करेक्ट करनी पड़ेंगी। एक तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना, एक्सपेंडिचर
भाई आप जो मिडिल इनकम और अपर इनकम लोग हैं उनसे पेट्रोलियम सब्सिडी खत्म करें, उनसे वीट की सब्सिडी खत्म करें, उनसे फर्टिलाइजर की सब्सिडी। फर्टिलाइजर सब्सिडी कौन लेता है? बड़े फार्मर दे रहे हैं। अच्छा, एक ऑन दिस एक्सपेंडिचर साइड पे मैं आता हूँ, ठीक है ना। आप इस वक्त करंट एक्सपेंडिचर आप इंटरेस्ट और डिफेंस निकाल दें और आप कहें कि जी मैं 30% कट कर रहा हूँ और सैलरीज को फ्रीज करें, ये भी अब देखे हैं कमिंग। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये नहीं होगा कि हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे। जो उनकी आउटपुट है स्पेंडिंग 100 रुपीज, वही उनकी आउटपुट रहनी है स्पेंडिंग 70 रुपीज। सो आई एम सेइंग कि ये डिफाइनिंग मोमेंट है जो आप इस वक्त कहें कि जी हमें बेल्ट टाइटनिंग कर रही है, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम शर्मनाक बात है कि हम बाहर लोगों से हमें डेट माफ करें, हमें ये सारी चीजें खुद करनी है। दूसरा ये है कि देखिए कुछ सेक्टर्स हैं जो अंडर टैक्सड हैं, लार्ज एग्रीकल्चर, बिल्कुल आप इस वक्त मुहिम चलाएं कि जी दे हैव टू बी टैक्स्ड। हर बंदा आप उसको वीट प्रोक्योर कर रहे हैं 8 बिलियन टन, आपका क्या ख्याल है वीट कहाँ से प्रोक्योर हो रही है? ये मिडिल और लार्ज फार्म, वो वीट आप उधर प्रोक्योर करते हैं, उधर जाके वो एक लैंड क्रूजर खरीद लेता है। जी जी, लार्ज एग्रीकल्चर। अच्छा, इस पे आबिद साहब इस पे आते हैं कि किस पे मजीद आप आपकी जो सजेशंस हैं कि किस पे टैक्सेस बढ़ने चाहिए या एक्सपेंडिचर्स कैसे कम होने चाहिए, आबिद साहब इस पे आते हैं, इस पे बात करते हैं। मैं ज़रा जुबैर साहब की तरफ आता हूँ। जुबैर साहब, विद होल्डिंग टैक्स की बात हो रही थी, आप बिज़नेस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके जो अहबाब हैं, जो आपका तबका है, वो अक्सर इस बात पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है कि डायरेक्ट टैक्सेस भी हमसे लिए जाते हैं, विद होल्डिंग भी देते हैं, रीफंड्स भी हमें नहीं मिलते हैं। अभी ये पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन है, उनकी जानिब से कुछ सजेशंस आई हैं। वो कह रहे हैं कि विद होल्डिंग टैक्स रजीम में तब्दीली की जाए और विद होल्डिंग टैक्सेस और उनके रेट्स की कैटेगरीज़ में कमी से विद होल्डिंग टैक्सेस रजीम को सादा बनाया जा सकता है। सर, ये जो गंभीरता मसला है समझ ही नहीं आता, ज़रा ये समझा दें, ये विद होल्डिंग टैक्स और फिर इसमें मुश्किलात क्या हैं? जुबैर साहब। देखिए, इसमें मसला ये है कि विद होल्डिंग टैक्स क्यों लगा। विद होल्डिंग टैक्स इसलिए लगा कि जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जो इनकम अर्न करते हैं, वो ना तो अपनी रिटर्न जमा कराते हैं और ना अपना टैक्स अदा करते हैं। तो हुकूमत ने ये किया कि जो बिज़नेसमैन ऑलरेडी नेट में हैं और उसके साथ सब कुछ, उनसे जो पेमेंट्स लेते हैं तो वो लोग अपने टैक्सेस नहीं पे करते और रिटर्न दाखिल नहीं करते। उन्होंने हमारी जिम्मेदारी लगा दी कि आप इनसे विद होल्डिंग टैक्स की सूरत में काटें और हमें जमा कराएं। अगरचे बिज़नेसमैन के लिए ये एक अच्छा खासा कम्बरसम काम है कि वो विद होल्डिंग टैक्स जमा करे, लेकिन चलिए हुकूमत की मदद करने के लिए इसमें कोई बुराई नहीं है कि उन लोगों को पकड़ा जाए जो नेट में नहीं है, उनका विद होल्डिंग टैक्स काट के और जमा कराया जाए। और हम ये सारी बिज़नेस कम्युनिटी कर रही है और करना चाहिए, अनलेस अच्छा मेन बात ये है कि FBR की ज़िम्मेदारी है वो टैक्स नेट को बढ़ाए। आज भी बहुत सारे मैं कहूँगा लाखों लोग जो हैं वो नेट के अंदर नहीं हैं, वो अर्न भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, उसके बावजूद वो नेट में नहीं है। तो हुकूमत ने विद होल्डिंग टैक्स को एक ज़रिया इस तरह से बनाया कि उसको हमारे ज़रिए, बिज़नेसमैन के ज़रिए पकड़ा जाए। तो हम लोग अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, उनके विद होल्डिंग टैक्स जमा करते हैं और उसके बाद वो हुकूमत को जमा करवा देते हैं जो भी उसके प्रिस्क्राइब डेट होती है। ये जुबैर साहब जो IRIS सिस्टम है जी, IRIS जो है, जो इस्तेमाल हो रहा है, क्या इसके ज़रिए इन लोगों का सुराग लगाना कोई मुश्किल काम है? मैं समझता हूँ अगर FBR कोशिश करे तो इनका सुराग लगाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पर सबसे पहले आ जाएं बिजली और गैस के बिल्स में। बिजली और गैस के बिल देखें और जिसको देखें कि जिसका बिजली का बिल जो ज़्यादा आ रहा है उसको फ़ौरन चेक करें कि आया इसका NTN नंबर है या नहीं है। नहीं है तो उसको पकड़ के फ़ौरन नोटिस भेजें कि भाई आपका ये पिछले साल का इतना बिजली का बिल था, आप रिटर्न दाखिल करें और बताएं कि आपकी एक्चुअल इनकम कितनी है, वहाँ से उसको पकड़ा जाए। ये कई तरीके हैं। सबसे पहले सबसे आसान जो है वो बिजली और गैस के बिल्स हैं। इन बिल्स को अगर ये किसी भी अपने रिसर्च टीम को बिठा दें कि वो गैस कंपनी से और बिजली के जो भी बिलिंग कंपनीज हैं, वापडा है, के इलेक्ट्रिक है, इनके ज़रिए सारा डाटा लें और उनको फिर वहाँ से पकड़ें कि भाई आप रिटर्न दाखिल करें। इसी तरह से ट्रैवल का है कि जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है कि जी पता चला कि वो एक आदमी है जो हर महीने
ओवरसीज़ ट्रैवल कर रहा है, तो अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो चेक करें कि उसका एनटीएन है या नहीं है। जी। या ट्रैवल एजेंट को ये कह दें कि जो जिसको इंटरनेशनल टिकट इशू करता है उसका एनटीएन नंबर चेक करें। उसको अगर एनटीएन नहीं है तो उससे कहें कि जी फ़ौरन रिटर्न दाखिल करें तो आपको टिकट बुक होगी, वरना नहीं होगी। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए से पकड़ा जा सकता है, बड़ी गाड़ियों के ज़रिए पकड़ा जा सकता है। आप हर बड़े शहर के अंदर जो उसका टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, एक्साइज टैक्सेशन, वहाँ से देखें जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, आया वो जो आदमी जिसने ख़रीदी है उसको नोटिस दें, उससे मालूमात करें कि आया उसका रिटर्न भरी या नहीं भरी। अच्छा ठीक है, मुज़म्मिल साहब आपकी तरफ आते हैं। अभी खैर ये तो सजेशंस दी हैं ज़ुबैर साहब ने, लेकिन यहाँ तो सजेशन ये भी आई थी कि कोरोना टैक्स भी लगा दिया जाए। सवाल मेरा आपसे ये है कि आबिद हसन साहब का कहना ये है कि हमें ख़ुद को ठीक करना होगा और IMF के मिन्नत तरले नहीं करने चाहिए। अच्छा, जो इकॉनमी रिलेटेड डिप्लोमेसी करते हैं लोग, वो ये कह रहे हैं कि कोरोना की सूरत में इस वक्त पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि किसी न किसी तरह IMF को कायल किया जाए कि अपनी शराइत में कुछ नरमी करे और जो एक्सटेंडेड फंडिंग फैसिलिटी है उससे हमें मुस्तफ़ीद भी करे, और हम जो अवाम के अंदर एक तासुर, महंगाई की वजह से खासा तासुरात अवाम के बड़े बदले हैं। आप समझते हैं कि इकनॉमिक डिप्लोमेसी का वक्त है ये कोरोना के लम्हात? मुज़म्मिल साहब देखिए, मैं आपको इसका जवाब कोरोना की ज़बान में ही दूंगा। एक शख्स को कोरोना हो जाता है और वो जो है अपना कोरोना छुपाए और ना डॉक्टर के पास जाए ना अपने पड़ोस में बताए, तो वो धोखा जो है सबसे पहले अपने आप को देता है और उसके बाद अपने इर्द गिर्द के लोगों को देता है। तो IMF को जो ये लोग कहते हैं कि कन्विंस कर दें कि जी IMF हमें मज़ीद टैक्स ना लगाने के लिए जो है ना लगाने, वो मान जाए कि हम ज़्यादा टैक्स ना लगाएं। देखिए, IMF का पाकिस्तान से क्या लेना देना है? IMF एक डॉक्टर है और पाकिस्तान एक शख्स है जिसको कोरोना लगा हुआ है। अब जिसको कोरोना लगा हुआ है वो डॉक्टर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप मुझे वो वाली इंजेक्शन ना दें क्योंकि मुझे दर्द होता है उस इंजेक्शन लगाने से, आप मुझे दवा दे दें, गोली दे दें या कोई हल्का फुल्का दे दें मामला। तो आप जब पेशेंट खुद डॉक्टर को मशवरे देने लग जाए उल्टे सीधे, तो फिर तो हो गया उस पेशेंट का अल्लाह हाफिज। ठीक है, अगर आपकी पॉलिसीज इतनी अच्छी हैं और कामयाब हैं तो आप फिर बार बार IMF प्रोग्राम में क्यों जाते हैं? मुज़म्मिल साहब, बाज़ों का डॉक्टर गलत इंजेक्शन भी तो लगा देता है, बाज़ों का डॉक्टर गलत इंजेक्शन भी तो लगा देता है। नहीं भाई, बाज 23 दफा हम ये 23वें प्रोग्राम में 23 दफा गलत इंजेक्शन नहीं लग सकता। जी ठीक है मुज़म्मिल साहब, एक शार्प ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद रहिए। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुज़म्मिल साहब, हमारे पास टाइम कम है, शॉर्टली ज़रा बता दें आपकी सजेशंस क्या हैं इस बजट को लेके। देखिए, मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि इस वक्त आप अनसर्टेनिटी फेज में हैं, आपको नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि आप लॉकडाउन पे वापस जाएंगे, इसको नरम करेंगे नहीं करेंगे। इस वक्त बेहतर यह है कि जो हमने पिछले साल पे जो अखराजात रखे थे उसको वहीं पे रखें और नई उन पे ना तनख्वाहों में इजाफा करें, ना पेंशन में करें, ना डिफेंस में करें, और उसको जो है 3 माह तक देखें। वैसे भी हम हर साल मिनी बजट देते हैं, तो क्यों ना हम मिनी बजट से शुरू करके जो है अगर हालात समझ में आगे बेहतर हुए तो ये सारी चीज़ें कर दें, और अगर नहीं होते तो फिर हम जो है कम अज़ कम अपने जो है खसारे को ना बढ़ाएं। तो ये मेरी तो काफ़ी दिन से यही सुलह थी, और IMF ने भी एक तरीके से मेरी सुलह को इंडोर्स किया है ये बोल के सारी चीज़ें। जी, आबिद हसन साहब, आप क्या एग्री करते हैं मुज़म्मिल साहब से? इसके अलावा कोई सजेशन आपकी तरफ से? नहीं, ब्रॉडली तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखें, ये इसका सारा हल जो है हमारे पास है, ये आप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भूल जाएं, वो सब सहारन अफ्रीका की है गेम है। हम सब सहारन अफ्रीका नहीं है या कॉन्फ्लिक्ट कंट्री। हमें वो बिल्कुल मुज़म्मिल साहब ठीक कह रहे, देखें हमें अपने अखराजात कम करने चाहिए और एक रुपया जो है काटने के चक्रों में होना चाहिए, चाहे वो, क्योंकि एवरी 1 रुपी एक्सपेंडिचर मीन्स 1 रुपी ऑफ डेट। तो हमें ये पूरी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स को एक अगले 2 महीने 4 महीने लगा के कम से कम 1000-1 अरब इस एक इतनी वेस्टफुल गवर्नमेंट है वहां से निकालें, चाहे जैसे निकालें। अच्छा, एक ही है।
दूसरा ये है कि वो एरियाज जो आसानी से वेल्दी में, आई कम बैक अगेन, इस वक्त द ओनली पीपल हु कैन पे टैक्सेस आर नाइदर बिजनेस पीपल नॉर मिडिल इनकम एट द वेल्दी, ठीक है ना, वेदर इट इज द वेल्दी एग्रीकल्चरिस्ट, वेदर इट इज द वेल्दी पर्सन जिसने स्टॉक एक्सचेंज में 50 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं। आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज में पिछले 10 साल में तो 7,000 अरब इंक्रीज हुई है इन द वैल्यू, और वो 20 या 30,000 लोगों के सिमिलरली। सो आपको वो चीजें आइडेंटिफाई करनी। दूसरा और तीसरा ये है कि जो आप मतलब एक अवाम को जी हम रिलीफ दे रहे हैं, पेट्रोल का रिलीफ दिया तो आधे से ज्यादा तो वो नॉन पुअर होते हैं, वीट का रिलीफ दिया नॉन पुअर को दिया, वहाँ ठीक है ना। तो ये तीन एरियाज हैं जहाँ। ठीक है, अब आबिद साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जुबैर साहब आपकी जानिब से क्या सजेशन है शॉर्टली? मैं मुज़म्मिल साहब की बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि हमें इस वक्त इस बजट में कोई भी सैलरीज़ और पेंशन्स बिल्कुल नहीं बढ़ानी चाहिए, और देखना चाहिए कि एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर कैसे गुजरते हैं। उसके बाद अगर 2 क्वार्टर में बेहतरी आ जाती है फिर कोई सोचा जा सकता है कि जनवरी में सैलरीज़ बढ़ाने के बारे में, लेकिन फ़िलहाल जो है सैलरीज़ और पेंशन बढ़ानी नहीं चाहिए, अखराजात में कमी करनी चाहिए, जहाँ तक भी मुमकिन हो सकता है, जहाँ से भी बचत हो सकती है वो करें, और टैक्स नेट को बढ़ाएं। देखिए अभी भी मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि लाखों लोग जो है नेट से बाहर हैं। जो लोग थोड़े बहुत रिटर्न, जो भी हमारे पास रिटर्न जितनी भी आ रही हैं, इसमें बहुत सारी रिटर्न्स ऐसी हैं जिसने बिलो टैक्सेबल लिमिट की रिटर्न दाखिल की है, उसमें कोई टैक्स अदा नहीं किया। वक्त खत्म हो गया, वक्त आपका कहना ये है कि टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जुबैर तोफैल साहब आपका, आबिद हसन साहब, मुज़म्मिल असलम साहब आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।